हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गोल पेशेंस अकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो आधा पढ़ा के छोड़ दिया था, जिसमें मैं आपके क्लास 10 का साइंस के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पहला चैप्टर का एनसीईआरटी का सभी सवाल करा रहा था। तो फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक सभी परमाणु की संख्या और सभी एलिमेंट के तत्व के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान बता रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, उस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको शुरू से जितना भी एनसीईआरटी के सवाल है, मैं हर एक सवाल को आपको एक्सप्लेन करता हूं और उसको सॉल्व करके दिखा दूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक क्लास 10 का एनसीईआरटी साइंस का बुक रख लीजिए और चलिए इसमें हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं इसमें जहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम पेज नंबर 6 से क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्लास 10 का पेज नंबर 6 है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको प्रश्न एक बॉक्स दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 6 का वायु में जलाने वाले। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आप एक्सप्लेन किया था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों से रखने के कारण उसमें बहुत सारे गंदगी और धूलकन उसके ऊपर, उसके सतह के ऊपर जम जाती। जब उसको हम जलाते हैं तो वो सीधे वायु के संपर्क में नहीं आते, उसे जलने में देरी होती है, इसलिए उसे साफ अच्छी तरह साफ़ किया जाता है कि वो तुरंत जल जाए। और फ्रेंड्स, इसका मैंने आपको इक्वेशन भी दिया था कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, यही रहा फ्रेंड्स मैग्नीशियम के रिबन, और उसको ऑक्सीजन को जलाते हैं तो यहाँ पे MgO बनता है और इसको हम संतुलित करेंगे तो ये 2MgO बन जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको संतुलित रासायनिक समीकरण बता दिया था क्या होता है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा जो हम फ्रेंड्स जिस तरीके से हम संतुलित करते हैं, तो आपके एनसीईआरटी के अनुसार संतुलित करने की इस विधि को हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। और जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाए थे तो ये MgO बन रहा था। यहाँ ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु थे, ऑक्सीजन का 1 ही गो परमाणु था। तो ये जो संतुलित नहीं थे इसको हम करेंगे कंकाली समीकरण। और इसको जो हम जिस मेथड से एनसीईआरटी में जो आपको बॉक्स बना के दिया गया है, जिससे आप सभी अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या लिखते हैं, उत्पादों के परमाणु संख्या भी उसमें गुना करके जो संतुलित करते हैं, इस तरीके से हम संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ हीट एंड ट्रायल विधि। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको दिया निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया फॉर्मेट दिया है फ्रेंड्स, ये रासायनिक संकेत के रूप में नहीं दिया, ये जो फॉर्मेट दिया ये शब्द के रूप में दिया है। अब मैंने आपको बताया था जैसे हाइड्रोजन दिया, तो हाइड्रोजन को संकेत के रूप में लिखने के लिए हम H का यूज करते हैं। अब मैंने आपको इसलिए इसको सोल्व करने से पहले आपको 1 से लेकर 20 तक सभी तत्वों के उसके संकेत, उसके परमाणु संख्या, उसके परमाणु द्रव्यमान बता दिया हूँ। तो सबसे पहले आपको 20 तक आना ही चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीख चुके हैं तो चलिए हम यहाँ से सभी को संतुलित करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट में दिया है सेकेंड का फर्स्ट है फ्रेंड्स। ये देखिए सेकेंड का फर्स्ट है फ्रेंड्स। यहाँ रिएक्ट कर रहा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कर रहा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को संकेत के रूप में लिखने के लिए हम H का उपयोग करते हैं और H2 को फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा क्लोरीन से, क्लोरीन। तो फ्रेंड्स, ये भी गैसियस स्टेट में रहता है, ये भी गैसियस स्टेट में रहता है, और ये दोनों को रिएक्ट करके मेरा बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब HCl जब बनता है तो शुरू में ये रंगहीन गैस होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक रंगहीन गैस होता है। और जब ये कमरे के ताप पर ये एक रंगहीन गैस होता है, जब ये वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता के संपर्क में आता है तो यह HCl एसिड, जिसे जो हम सिर्फ जानते हैं कि HCl एक एसिड नहीं फ्रेंड्स, जब ये कमरे के ताप पर रहता है तो ये रंगीन गैस होता है। और जब यह आर्द्रता के संपर्क में आता है वायुमंडल के, तो यह HCl के सफ़ेद धुएँ बनाती है, HCl एसिड के सफ़ेद धुएँ बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको बात याद रखना चाहिए HCl एसिड के बारे में। ये जो इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, आपको आर्द्रता क्या है, आर्द्रता जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी।
मैं आपको बार बार कहता हूँ दोस्तों कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़े तो उसका इंग्लिश मीनिंग आप याद रखिए, क्योंकि अभी आप हिंदी मीडियम में आगे जाएंगे तो शायद आपका मीडियम चेंज हो, आप इंग्लिश मीडियम चूज़ करें या हिंदी मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम चूज़ करें तो आपको दिक्कत हो सके, इसलिए अभी से आप सभी टॉपिक का इंग्लिश मीनिंग याद किए। फ्रेंड्स हम लोगों ने भी यही गलती की थी, जब मैं 10th में था तो मैं किसी भी टॉपिक का इंग्लिश मीनिंग में ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे आगे जाकर बहुत दिक्कत हुआ, इसलिए आप इस गलती से बचे। इसलिए अभी तक जितना भी आपको टॉपिक है उस सभी का इंग्लिश मीनिंग याद रखिए। तो मैं आपको बताया था कि ह्यूमिडिटी आर्द्रता क्या होता है। तो वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जल वाष्प की कणों को आर्द्रता कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी देखिए हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जल की बूंदें जो हम अदृश्य नहीं देख इसी को आर्द्रता कहते हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो आर्द्रता में बहुत ज़्यादा मतलब आसपास आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे आसपास जो जल की बूंदें जो हम नहीं देख पा रहे हैं इनकी मात्रा को ही हम आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमको इसको चलिए संतुलित करते हैं। आप देख रहे हैं संतुलित करने के लिए मैंने आपको बताया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें उत्पादकों अभिकारकों के कुल परमाणुओं की संख्या उत्पादों के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु और क्लोरीन का Cl2 का भी 2 परमाणु रिएक्ट कर रहा है Cl। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु और इधर हाइड्रोजन का 1 ही परमाणु है। तो मैं आपको सीधा फॉर्म में इसको अच्छे तरीके से करने के बाद डायरेक्ट इस पर गुना करके इसको संतुलित कर सकते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 2 क्लोरीन का 2, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, तब देखिए हाइड्रोजन भी 2 ये संतुलित हो गया, क्लोरीन भी 2 क्लोरीन भी 2, तो ये भी संतुलित हो गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ दिया बेरियम क्लोराइड। तो सेकेंड में फ्रेंड्स हम आते हैं सेकेंड में दिया बेरियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बेरियम को बताया था, बेरियम को हम डिनोट करते हैं Ba से, तो Ba लिख दिया फ्रेंड्स Ba। और क्या है फ्रेंड्स क्लोराइड है, तो क्लोरीन को रहते हैं Cl2, यहाँ Cl2 आएगा फ्रेंड्स, ये रिएक्ट कर रहा एल्युमिनियम सल्फेट से, तो एल्युमिनियम को हम डिनोट करते हैं Al से। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 ये रिएक्ट करके फ्रेंड्स बना रहे हैं बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स BaSO4 और बन रहा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। फ्रेंड्स मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आखिर ये फॉर्मूला बन कैसे रहा। Al लग रहा तो क्लोरीन आ रहा, तो क्लोरीन के साथ ये 3 परमाणु क्यों आ रहा, ये आपको बताऊंगे। ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के चलते होता है। अभी आगे चल के मैं आपको बता दूंगा सब। अभी आपको फॉर्मूला याद रख लीजिए कि बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला ऐसे होता है, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ऐसे होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करना तो हम बेसिकली करना है कि इसमें सिर्फ परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप बेरियम में 1 परमाणु, यहाँ भी बेरियम में 1 परमाणु है, मतलब हमको बेसिकली देखना है कि अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु संख्या। मैंने आपको बताया कि एरो के इस तरफ के जितना भी इसको हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो की इस साइड जितना इसको प्रोडक्ट कहते हैं, जो हमको बनता है या इसको उत्पाद कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो बेरियम का फ्रेंड्स 1 परमाणु, तो उत्पाद में भी बेरियम का 1 परमाणु। बेरियम संतुलित है, क्लोरीन का 2 परमाणु मगर क्लोरीन का 3 परमाणु। और फ्रेंड्स एक आध दिक्कत होती है, इसे आप संतुलित करेंगे तो आप जितना पॉसिबिलिटी हो आप उसमें इवेन नंबर से गुना करें, मतलब आप 2 से गुना करें, 4 से गुना करें, इसे हमको संतुलित करने में आसानी होती है। आप 3 से कम गुना करें, या ना भी पॉसिबल हो आप इवेन नंबर से गुना करें या ऑड नंबर से कम गुना करें। तो देखिए हम इवेन नंबर से गुना कर रहेंगे तो क्लोरीन का 2 हो, यहाँ भी क्लोरीन का 2 हो। तो फ्रेंड्स यहाँ हम 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो मैंने आपको बार बार बताया फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ ये जो AlCl3 है ये एक पूरा यौगिक है यानी कंपाउंड है, समझे फ्रेंड्स, ये पूरा एक ग्रुप है तत्व का। तो हम यहाँ 2 से गुना किए तो ये 2 गुना होगा फ्रेंड्स, ये एल्युमिनियम में भी गुना होगा फ्रेंड्स, अब ये क्लोरीन में भी गुना होगा, ना कि ये सिर्फ क्लोरीन में गुना हो रहा। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको संतुलित करना तो हम यहाँ क्लोरीन में नहीं गुना कर सकते, अगर हम गुना करना होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ से गुना करेंगे, तो यहाँ गुना करेंगे तो ये दोनों से गुना होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया अगर हम एक बार भी गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हम फिर से शुरू से चेक करते हैं, नहीं तो आप सिर्फ क्लोरीन से गुना किए फिर क्लोरीन कहीं देखिए, जब हम गुना किए तो फिर से शुरू से चलते हैं, तो फिर शुरू से देखेंगे तो बेरियम संतुलित अधिक क्लोरीन में क्लोरीन 2 गो, और यहाँ देखिए क्लोरीन 2 या 6 गो, तो क्लोरीन इधर 6 गो हो गया, तो इसको भी हम 3 से गुना करेंगे। जी हाँ, यहाँ भी 3 से गुना करें तो अब देखिए यहाँ भी 3 गुना होगा, ये 3 जो गुना होगा ये भी बेरियम में गुना होगा और ये क्लोरीन में भी गुना होगा, तो 3 भी जो होगा वो दोनों में गुना होगा। तब देखेंगे बेरियम 3 गो नहीं है, बेरियम 1 गो, तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे तब अब फिर से देखेंगे तो बेरियम 3 गो, अब 3 से गुना करेंगे तो क्लोरीन 6 गो, यहाँ देखिए क्लोरीन 6 गो, एल्युमिनियम 2 गो, SO4 3 गो, यहाँ देखिए 3 SO4 में भी गुना होगा, 3 Ba में, तो 3 Ba 3 SO4। ये जो फ्रेंड्स ये भी मेरा संतुलित हो गया है। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया कैसे संतुलित हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो फ्रेंड्स अब हम पेज नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड नंबर है, जिसमें बड़ा सोडियम रिएक्ट कर रहा है जल से। तो सोडियम रिएक्ट कर रहा है जल से, तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम को जो संकेत होता है लिखने का वो होता है Na। तो सोडियम का संकेत होता है Na रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ। Na जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। Na के बारे में एक और खास बात फ्रेंड्स, सोडियम को हम किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है एक बहुत ही क्रियाशील, बहुत ही अभिक्रियाशील और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। इसे अगर हम खुला रख देंगे तो इसमें अपने आप आग लग जाता है, इसलिए इसे हम किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि ये किरोसिन तेल से रिएक्ट नहीं करते थे। ये आपको ये खास बात याद रखना। आगे हम जो मेरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, उसमें हम इस सब के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ देखिए सोडियम रिएक्ट करा, सोडियम और जल जो है मेरा लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ जो बन रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है NaOH। ये जो फ्रेंड्स आपको याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमको इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए फिर वही करेंगे, इस सभी का परमाणु की संख्या अभिकारक उत्पाद में बराबर होना चाहिए, तो वही हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम संतुलित करते हैं। तो यहाँ देखिए सोडियम का एक परमाणु, सोडियम संतुलित है फ्रेंड्स। H2O का परमाणु है, तो यहाँ H2O का 2 गो, H2O 1 गो, मतलब यहाँ 3 गो परमाणु है। तो फ्रेंड्स इधर संतुलित नहीं है, तो यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 Na में भी गुना होगा और ये 2 हाइड्रोक्साइड में भी गुना होगा। ये OH को, ये दोनों OH को फ्रेंड्स हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। आपको याद, ये तो अलग नहीं, ये दोनों मिल के एक है। तो हाइड्रोक्साइड 2 में गुना हुआ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स 4 गो, यहाँ 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ 2 गो हाइड्रोजन, 4 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन 4 गो हो गया। फिर से शुरू से चलेंगे फ्रेंड्स, सोडियम 2 गो, तो यहाँ सोडियम 1 गो फ्रेंड्स, यहाँ सोडियम 2 गो हो गया। तो इसमें भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए सोडियम 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो, यहाँ से 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ से देखिए 2 घन 4 गो, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 गो। तो ये जो मेरा संतुलित हो गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये फ्रेंड्स खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो मेरा दिया गया है। ये भी वर्ड फॉर्म में है, मतलब शब्द के रूप में लिखा होगा। तो इसको हमको रासायनिक संकेत के रूप में लिखना होगा। रासायनिक संकेत के रूप में लिखने के बाद इसको हमको संतुलित करना होगा। चलिए अब इसको आते हैं हम तीसरे नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स मेरा तीसरा नंबर दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए इसमें हमको क्या लिखना है कि जो संतुलित समीकरण को संतुलित करना है, लेकिन उसका स्टेट भी लिखना है, यानी उसका अवस्था भी लिखना है, यानी वो किन फॉर्म में, यानी वो तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में या गैस अवस्था में है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जल में बेरियम क्लोराइड यानी जल में, तो मैंने आपको बताया था कि जब सॉलिड को हो तो सॉलिड के लिए S लिखते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, गैस के लिए A लिखते हैं, आपको जो जल में डूबा हुआ तो उसके लिए एक्वस या AQ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए जल में बेरियम क्लोराइड, तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में फ्रेंड्स बेरियम क्लोराइड, तो मैंने आपको बताया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, ये जल में है तो यहाँ एक्वस लिख देंगे। ये रिएक्ट कर रहा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन। सोडियम सल्फेट फ्रेंड्स Na2SO4। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया सोडियम सल्फेट, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन। तो ये भी है फ्रेंड्स एक्वस फॉर्म में है। ये रिएक्ट करके बना रहा है अभिक्रिया के सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl करके सोडियम क्लोराइड का विलयन इंपॉर्टेंट, ये भी एक्वस फॉर्म में है। अतः अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, ये भी एक्वस फॉर्म में है फ्रेंड्स। ये सब एक्वस फॉर्म में है, विलयन है ये सब। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जब मैं फ्रेंड्स 10वां क्लास में था, तो मेरे स्कूल की जब मेरा 10वां क्लास का प्रैक्टिकल हो रहा था 10 क्लास का, तो मेरे जो केमिस्ट्री के सर थे वो सभी से प्रैक्टिकल ले रहे थे। आप पूछ रहे थे, भाई में पूछ रहे थे। तो एक लड़का आया फ्रेंड्स, मैं उसका बगल में बैठा था, मैं सबसे आगे बैठा था। तो हमारे सर उसे 2 चीज़ पूछते हैं कि तो हाँ, तो प्रैक्टिकल देने आए हो तो आप बताओ कि जो खाने वाला नमक होता है, साधारण नमक जिसको कहते हैं, उसका सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स उसका जवाब सुनकर पूरा क्लास हंस पड़ा, शायद आप भी हंस पड़ेंगे कि उसका जो जवाब आया कि सर जो खाने वाला नमक होता है उसका जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, उसका जवाब आया कि उसका सूत्र होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए ऐसे भी लोग होते हैं, बताइए जो खाने वाला नमक होता है उसको सूत्र बना, अगर ये आप पी जाएंगे फ्रेंड्स तो जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। तो सर बोले
सर बोले कि लैब में रखा हुआ है मंगाए पियोगे, तो लड़का भी कन्फ्यूज हो गया। इसलिए फ्रेंड्स आप अच्छा से जो ये सब जो नाम होता है, इसी इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो हो गया फ्रेंड्स सोडियम का एक रासायनिक नाम है, मगर कुछ कुछ तत्व का कॉमन नेम भी साधारण नाम भी होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक। इसी नमक का उपयोग फ्रेंड्स हम खाना में डालने के लिए इसी नमक का उपयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं NaCl साधारण नमक। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आपसे भी अगर सर पूछें कि सोडियम खाने वाले नमक का फॉर्मूला क्या है, तो आप HCl ना बोल दें। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम संतुलित करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट से, अब बन रहा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो इसको हमको संतुलित कराएं। देखिए बेरियम का 1 परमाणु, बेरियम का 1 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, यहाँ देखिए क्लोरीन का 1 परमाणु। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लोरीन 2 यहाँ 1 होती है, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ क्लोरीन का 2 परमाणु हो गया, ये दोनों से गुना होगा, ये 2 Na भी गुना होगा, ये 2 क्लोरीन में भी गुना होगा। तो अब देखिए बेरियम का 1 परमाणु, बेरियम का 1 परमाणु, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 2, सोडियम का 2, सोडियम का 2, SO4 का 1, SO4 का 1। मतलब ये जो है संतुलित है, सब संतुलित आप देख सकते हैं। बेरियम का 1, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 2, सोडियम का 2, सोडियम का यहाँ देखिए 2 से सोडियम में गुना हुआ, सल्फेट का 1 और सल्फेट का 1। ये जो संतुलित हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं तीसरा का सेकेंड नंबर में। तो फ्रेंड्स तीसरा का सेकेंड नंबर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। देखिए जल में लिखा हुआ, तो जल में लिए हम एक्वस का स्टेट करेंगे। सोडियम, यहाँ देखिए फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जल में है, तो एक्वस स्टेट हम लिख दिए विलयन। जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन HCl, ये भी एक्वस फॉर्म में है, इसे रिएक्ट कर रहा और बना अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का विलयन लिक्विड तथा जल बनाते हैं, H2O लिक्विड बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी आप याद करना है कि ये जो अब एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उदाहरण है, जिसमें देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये क्षारक है, अगला चैप्टर यही है, बस आप समझ लीजिए। ये जो एग्जाम्पल ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ये देखिए ये क्षार है, ये अम्ल है, रिएक्ट करके एक दूसरे से नमक और जल बना रहे हैं। तो इसको हमको संतुलित करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम का 1 परमाणु, हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, क्लोरीन 1। तो फ्रेंड्स ये जो है ये पहले से संतुलित है, जिसे हमको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख देंगे। हम ऐसे लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया आए तो लिखेंगे कि दिया गया समीकरण पहले से ही संतुलित समीकरण है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए पेज नंबर 6 का सभी मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, कि अगले सवाल है क्या। तो फ्रेंड्स पेज नंबर 6 अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं सभी तरह का एग्जाम्पल दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम पेज नंबर 12 में। ये देखिए फ्रेंड्स पेज नंबर जिसमें आपको दिया है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो आप पेज नंबर 11 में आइए। तो पेज नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया है पेज नंबर 11 में किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं उसमें। बहुत मैंने अपने ही लाइफ में मेरे दोस्त भी ये गलती कर रहे थे। वो जो जब क्वेश्चन आता था वो पढ़ते नहीं थे, डायरेक्ट वो पदार्थ X का नाम दे देते थे। मगर यहाँ क्वेश्चन ने बोला क्या कि पदार्थ X के विलयन का उपयोग, मतलब जो पदार्थ X है उसको हम जल में घुला दिए, उसी को उसका विलयन का उपयोग किया था, ना कि पदार्थ X का उपयोग किया था। फ्रेंड्स ये बात आपको दिमाग में रखना है कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही में गलती कर रहे थे। वो तो पढ़े लिखे हैं मगर गलती कर देते हैं और सीधे पदार्थ X का नाम लिख देते हैं। और यहाँ क्वेश्चन ने बोल रहा कि पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो यहाँ देखिए सवाल दिया है 2 तो पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखे। तो पदार्थ X का नाम लिखना है। तो सफ़ेदी करने के लिए फ्रेंड्स हम चूना का उपयोग करते हैं। चूना, जी हाँ फ्रेंड्स चूना आप घरों में भी यूज करते हैं, चूना का उपयोग करते हैं। देखिए तो पदार्थ X का मतलब पदार्थ मतलब चूना का नाम पूछा है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखें। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट लिख रहे हैं। तो पदार्थ X का नाम, तो पदार्थ X का नाम आपको सवाल में लिख देना है कि फर्स्ट का आंसर पदार्थ X का नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये बात आपको याद कर लेना है कि पदार्थ X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। आओ यहाँ सेकेंड है फ्रेंड्स, फर्स्ट ही का है
या फर्स्ट का फ्रेंड्स पदार्थ एक्स का नाम देना, इसका सूत्र भी लिखना है, या ऐसे लिख देना पदार्थ एक्स का सूत्र, पदार्थ एक्स का सूत्र, पदार्थ एक्स का सूत्र होगा CaO। यही है फ्रेंड्स कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसका ये रासायनिक नाम होगा, इसका ये सूत्र होगा। तो फ्रेंड्स पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कि ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो जो ये है CO, इसको हमको जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। यहाँ देखिए दूसरा नंबर में आ गए तो CO ये सॉलिड फॉर्म, इसको हमको जल के साथ अभिक्रिया लिखना है, जल के साथ अभिक्रिया लिक्विड। तो फ्रेंड्स ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। ये देखिए यही फ्रेंड एक से इसका ये पदार्थ एक से, ये देखिए विलियन, इसी विलियन में हम डालते हैं जो मेरा बनता है, जो बनता है मेरा चूना, चूना का ही उपयोग हम, जो बनता है चूना, चूना का उपयोग हम लिपने के लिए, घर को लिपने के लिए करते हैं। तो यहाँ देखिए जो मेरा रिएक्शन बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 और प्लस भारी मात्रा में ऊष्मा निकलेगा उसमें, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखते हैं जब हम चूने को जल में करते हैं तो बड़बड़ की आवाज़ निकलती है और बहुत ही मात्रा में उसमें से धुआं निकलती है, ही जो होता है ऊष्मा उसमें मुक्त होती है। तो ये आपको लिख देना है कि उससे ऊष्मा मुक्त होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका उपयोग हम घरों को लिपने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात होगा। अब एक आप बता दो फ्रेंड कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिपते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिपते हैं तो यही जो कैल्शियम, मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप देख रहे हैं ये चूना से लिपा हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं ये चूना से लिपा हुआ, जब हम लिप देते हैं तो लिपते हैं तो फ्रेंड्स यही जो इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके धीरे धीरे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पट्टी बना देता है, जो पट्टी से जम जाता है और ये इसमें शाइनिंग यानी इसमें चमक आए थे। इसीलिए जो चमक आती है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होती, चमक जो आप देख रहे हैं इसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से होता है। ये बहुत ही धीमा प्रोसेस से रिएक्ट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल 2, ये धीरे धीरे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और यहाँ से H2O को रिलीज कर देता है। यहाँ देखते संतुलित है CA कार्बन एगो ऑक्सीजन 2 4 गो 3 गो यहाँ और हाइड्रोजन 2 गो। ये देखिए फ्रेंड्स यही रिएक्शन होता है। जो चूना रहता है, ये चूना ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये रिएक्शन करता है और ये बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से ही जो ये मेरा चूना है, या इधर देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा होगा अच्छा इधर, यही कैल्शियम इसे शाइनिंग आ जाता है और ये जम जाता है, ये चिपक जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से ही। तो फ्रेंड्स ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, ये भी पेज नंबर 11 भी मेरा कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन मेरा पेज नंबर 15 में दिया गया है। ये फ्रेंड्स पेज नंबर 15 के क्वेश्चन को सोल्व कर यहाँ दिया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में डुबोया जाता है तो विलियन का रंग क्यों बदल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चलिए सबसे पहले आपको ये इसका आंसर आपको यही लिखना, परीक्षा में आ जाए तो आपको ये लिखना है कि जब आपको मैं मुंह से बोल रहा हूँ कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में डुबाया जाता है तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में डुबाया जाता है तो विलियन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट का तत्व कॉपर आयरन के द्वारा विस्थापित हो जाता है और फेरस सल्फेट का निर्माण होता है, और फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण ही कॉपर सल्फेट के विलियन का रंग बदल जाता है। फ्रेंड्स यही आपको लिखना है और ये लिख के आपको एक अभिक्रिया यानी रिएक्शन दे देना है। आपको रिएक्शन ये देना है कि यहाँ रहेगा मेरा फेरस सॉलिड फॉर्म में, ये रहा मेरा कॉपर सल्फेट। इसका जो कॉपर सल्फेट के शुरू में जो रंग था फ्रेंड्स, वो रंग था जो मेरा शुरू में रंग था फ्रेंड्स, वो रंग था नीला, और ये रिएक्शन होगा मेरा बन जाएगा यहाँ FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu विस्थापित हो जाए। देखिए यहाँ फ्रेंड्स कॉपर फेरस के द्वारा आयरन के द्वारा विस्थापित हो गया। ये Fe को फ्रेंड्स हम आयरन कहते हैं, आयरन जो लोहा होता है उसको डिनोट करते हैं। जैसे कॉपर तांबा होता है Cu कॉपर को हम तांबा कहते हैं, इसको हम Cu से डिनोट करते हैं। देखिए फेरस का जो रंग होता है फ्रेंड्स ये हल्का हरा होता है, हरा रंग का होता है। तो यही लिखना है जो फिर आपको आंसर तो लिख दिए, लेकिन आपको इसमें इसके नीचे, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके आपको नीचे ये रिएक्शन जरूर देना है कि रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट का कॉपर आयरन के द्वारा विस्थापित हो रहा है। ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये भी आपको सब पता रखना है कि कौन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। ये देख रहे हो फेरस सल्फेट के मार रहा। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूँ, अगर मैं इसको ऐसे रिवर्स कर दूँ FeSO4 Cu, यहाँ बनेगा CuSO4
आप बोलेंगे सर ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं, वाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ये तत्व के, जैसे आप कहते हैं ना ताकत, एक ताकत के अनुसार आप में ज़्यादा ताकत है, आप किसी को ढकेल सकते हैं, मार सकते हैं, और एक जिसके पास कम ताकत है वो कुछ नहीं। ये जो खेल है, यही ताकत का खेल है। मैं आपको एक लिस्ट आता है जिसमें 30-35 गो एलिमेंट रहते हैं, और कौन कौन किसके द्वारा विस्थापित होंगे या कौन एलिमेंट किसके द्वारा विस्थापित नहीं है, मैं इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा वो वीडियो एक अलग लेकर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे कोई भी एग्जाम देंगे तो आप पूछ देगा, 4 गो रिएक्शन दे देगा, 1 to 4 गो ऑप्शन देगा, बोल देगा विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो आपको समझ आना चाहिए चारों जो रहेगा उदाहरण वो सभी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण रहेगा, और आपको समझ नहीं आ सकती। इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कौन कौन से तत्व किसके द्वारा विस्थापित हो सकते हैं। जैसे यहाँ आयरन को कॉपर विस्थापित कर सकता है, पर कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। तो ये जैसे यहाँ देखिए आयरन कॉपर को विस्थापित कर सकता है, पर कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। तो उसमें भी यही बताऊंगा कौन तत्व किसको विस्थापित कर सकता है, कौन तत्व किसको विस्थापित नहीं कर सकता। तो चलिए ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अगला हम यहाँ क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मैंने बहुत सारे द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दिया, वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम 3rd नंबर पे क्वेश्चन में चलते हैं। सब चलते हैं हम 3rd नंबर पर। 3rd नंबर पर मेरा दिया फ्रेंड्स, 3rd नंबर पर निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स पहले हम रिएक्शन को लिख ले रहे हैं। 4Na प्लस O2 गैसियस में है और यह सॉलिड में है। यहाँ लिख के बन रहा है 2Na2 सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। और सेकेंड है मेरा CuO प्लस H2, CO सॉलिड में है, ये गैस में रिएक्ट करके बन रहा है Cu सॉलिड और प्लस H2O लिक्विड बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था कि उपचयित क्या होता है, माने किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना उपचयित या ऑक्सीकरण कराता है, और किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है। तो इसमें मेरा पूछ रहा है कि अभिक्रिया उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान की है। तो देखिए भाई, उपचयित पदार्थ का अर्थ क्या है? तो उपचयित पदार्थ का वह अर्थ है जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुट रहा उस पदार्थ को उपचयित पदार्थ कहते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में किस में ऑक्सीजन जुट रहा है? तो फर्स्ट में देख सकते हैं सोडियम में ऑक्सीजन जुट रहा है। तो इसमें अगर पूछेगा कि इसमें उपचयित पदार्थ का क्या नाम है, तो आपको लिखना उपचयित पदार्थ सोडियम है। जी हाँ, उपचयित पदार्थ सोडियम है। इसमें सोडियम जो है उपचयित हो रहा है, सोडियम जो उपचयित हो रहा है। इस अभिक्रिया में देखिए इसमें कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं Cu कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हट रहा है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये अपचयित हो रहा है। अपचयित क्यों हो रहा है कि इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन से देखिए जल बना, तो जो हाइड्रोजन में है ऑक्सीजन जुट रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, तो ये उपचयित हो रहा है, उपचयित। तो आप यह कह सकते Cu में क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा तो इस पदार्थ का कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण यानी इसमें से ऑक्सीजन हट रहा और H2O में ऑक्सीजन जुट रहा, तो इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण, यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा। तो फ्रेंड्स ये भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की अगला देते हैं। अगला फ्रेंड्स हम पूरा बुक में आते हैं, पेज नंबर 16, 17, 18 में पूरा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं बारी बारी से। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए अभ्यास में दिया, निम्न दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य फ्रेंड्स आपको बुक में दिया होगा। तो यहाँ दिया फ्रेंड्स लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा कार्बन से और बना रहा है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन हो रहा है। मैं यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ। बन रहा है 2PbO सॉलिड फॉर्म में है, प्लस कार्बन भी सॉलिड फॉर्म में है, प्लस रिएक्ट कर रहा है 2Pb सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये गैसियस। तो ये जो रिएक्शन दिया है फ्रेंड्स, ये रिएक्शन दिया है, इसमें पूछा है नीचे दी गई अभिक्रिया के सामने कौन सा कथन, जो 4 इसमें आपको कथन दिया, कौन सा कथन असत्य है? असत्य, ये बात आपको याद रखना फ्रेंड्स, बहुत ही इसमें तो फ्रेंड्स मैंने भी गलती की, मैं क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते और इसमें बोल देंगे असत्य दिया, लेकिन बहुत से टिक मार के आएंगे कि कौन सा कथन सत्य है। तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें कौन सा कथन असत्य है? असत्य माने रॉन्ग है, असत्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ।
शीशा अपचयित हो रहा है, यानी शीशा अपचयित। तो मैंने आपको बताया अपचयित का मतलब क्या होता है। अपचयित का मतलब होता है शीशा में से ऑक्सीजन हटना। तो मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पर आपको 4 पहले ऑप्शन लिख देता हूँ, तब 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, तब शायद आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ क्वेश्चन को लिख दिया। चलिए मैं आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको सब अच्छा से बताता हूँ क्या होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए मेरा रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए मेरा रिएक्शन दिया है और ये रिएक्शन देखिए 4 यहाँ ऑप्शन दिया है और ये भी ऑप्शन दिया है और इसमें पूछ रहा है ये कौन सा कथन जो है असत्य है। यहाँ देखिए असत्य है मतलब गलत है। तो यहाँ देखिए शीशा अपचयित हो रहा है, यानी शीशा में से ऑक्सीजन हट रहा है। अपचयित का मतलब ही होता है किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का हटना अपचयित होता है। किसी पदार्थ में, मैंने आपको बार बताया है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना उपचयित होता है, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण या उपचयन और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना अकरण यानी अपचयन। तो क्या है देखिए शीशा अपचयित हो रहा है, यानी शीशा में से ऑक्सीजन हट रहा है। तो जी हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, हमको असत्य लेना है। तो ये जो है कथन सही है, यहाँ सही मार देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी क्या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जुट रहा है। तो नहीं, ये जो कथन है ये रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में पहले से ही ऑक्सीजन है। तो ये गलत हो गया। अब सेकेंड है कार्बन उपचयित हो रहा है। जी हाँ कार्बन देखिए उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन से यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है, ये बात बिल्कुल सही। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी क्या लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा था। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये अपचयित है, ये भी सही है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए देखिए मैंने भी गलती की है फ्रेंड्स, आप भी ये गलती कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए किस तरह से एनसीईआरटी ने सवाल पूछा। यहाँ देखिए शीशा पूछा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ PbO को समझा और शीशा का फॉर्मूला होता फ्रेंड्स Pb। यहाँ देखिए ये गलती किया फ्रेंड्स, यहाँ देखिए शीशा यानी Pb अपचयित हो रहा है, यानी क्या Pb में से ऑक्सीजन हट रहा है। तो क्या Pb में से ऑक्सीजन हट रहा नहीं, ये गलत है। देखिए ये गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने भी गलती की थी, आप ये गलती ना करो। तो ये आपको पता रखना है कि एनसीईआरटी क्या सवाल पूछ रहा है। यहाँ वो लेड ऑक्साइड नहीं पूछा, वो शीशा पूछा। शीशा का फॉर्मूला होता है Pb, या क्या Pb अपचयित हो रहा है, यानी क्या Pb में से ऑक्सीजन हट रहा नहीं, यह बात गलत है, क्योंकि लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, ना कि Pb में से ऑक्सीजन हट रहा है। ये जो गलत है, तो गलत ऑप्शन कौन से फ्रेंड, गलत ऑप्शन मेरा A है और गलत ऑप्शन B है। तो यहाँ देखिए यहाँ कौन करेक्ट हुई, A और B ऑप्शन में है। यहाँ फ्रेंड्स A और B ऑप्शन में, तो फर्स्ट जो मेरा है वो गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो A और B ऑप्शन असत्य। देखिए फ्रेंड्स ये किस तरह एनसीईआरटी ने सवाल पूछा था, मैंने भी गलती की थी और ये आप गलती ना करें। तो यहाँ देखिए शीशा और लेड ऑक्साइड में आपको अंतर रखना है, क्या होता है। लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और शीशा सिर्फ लेड है, यानी शीशा में ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सोचिए अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स वही वाला है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें हम एक दिया है रिएक्शन दिया। मैं आप सबसे पहले आपको एक रिएक्शन को लिख देता हूँ। तो सेकेंड नंबर में आते हैं, सेकेंड नंबर पेज नंबर है 16। तो अभिक्रिया दिया Fe2O3 इसको फ्रेंड्स ये जो Fe2O3 इसको कहते हैं हेमेटाइट। ये जो है एक आयरन का ओर है, यानी एक लो का अयस्क है। आपको याद रखना Fe2O3 को कहते हैं हेमेटाइट और Fe3O4 को कहते हैं मैग्नेटाइट। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो ये होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि Fe3 को कहते हैं हेमेटाइट। तो ये रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम से 2Al अब बन रहा है Al2O3 प्लस Fe। देखिए फ्रेंड्स यही जो अभिक्रिया हो रहा है, ये बोल रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत पढ़ाया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप देख कर ही बता सकते हैं कि कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ देखिए
Fe2O3 आप प्लस सेट करा एल्युमिनियम रिएक्ट करा, यहाँ बन रहा Al2O3 Fe2। याद करिए कुर्सी वाला फ्रेंड्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दो दोस्त कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक ताकतवर आदमी आता है और एक दोस्त को कुर्सी पर उठाता है और उसके जगह ले लेता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण था? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व किसी अन्य तत्व के द्वारा विस्थापित हो जाता है। उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए एल्युमिनियम को, यहाँ देखिए आयरन जो है एल्युमिनियम के द्वारा विस्थापित हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स अब आते हैं 3rd नंबर सवाल पे दिया है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? यहाँ देखिए लोह चूर्ण, तो लोह चूर्ण मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आयरन का है, आयरन का पीसा वैसा पाउडर रहता है ना, पाउडर पीसा रहता है ना, उसी तरह आयरन है, आयरन को पीस दिया यानी हम पाउडर के फॉर्म में कर दिए, वही होता है लोह चूर्ण। तो आपको ये बात याद रखना है लोह चूर्ण क्या होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक यानी लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो यहाँ देखिए लोह चूर्ण है, लोह चूर्ण को हम Fe लिख दे रहे हैं, Fe सॉलिड फॉर्म में है, और इस पर हम क्या डाल रहे हैं? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, अम्ल HCl डाल रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो ऑप्शन दिया है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपके पास बुक होगा तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि लोह चूर्ण होता है फ्रेंड्स। आप एक बात रखिए कि अगर किसी भी एसिड यानी किसी भी तेजाब, किसी भी अम्ल में जब हम धातु डालते हैं तो धातु डालने से क्या होता है? लवण का निर्माण होता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस विमुक्त होता है। ये बात आपको एकदम दिमाग में रख लेना है कि जब हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस विमुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और लवण का निर्माण होता है। यहाँ भी उसी प्रकार जब HCl रिएक्ट कर गए Fe से तो यहाँ पे FeCl3 बन जाएगा, FeCl3 अब H2O, यहाँ देखिए H2O निकल जाएगा। यही जो अभिक्रिया उदाहरण बने, इसको संतुलित करते हैं। Cl3 को है, यहाँ 3HCl लगा दे रहे हैं, 3H2 हाइड्रोजन 2 से गुना करेंगे फ्रेंड्स, 2 से। यहाँ देखिए कोई 6 गो, तो यहाँ 6 गो। ये देखिए ये जो अभिक्रिया हो गया ये संतुलित हो गया, क्योंकि 2 गो Fe हो गया, 2 गो Fe हो गया, 6 गो क्लोरीन हो गया, 6 गो क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये जो क्लोरीन हो गया, ये जो संतुलित हो गया, संतुलित करना तो आपको दिया नहीं है, बस इसे पूछे मैं आपको करके दिखा दिया। और ऑप्शन दिया है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, 3rd नंबर सवाल का फर्स्ट ऑप्शन है, पेज नंबर 17 का, वही सही है। लोह चूर्ण डालने पर हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो रही है और आयरन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो आपको फर्स्ट ए ऑप्शन पर टिक मार देना है कि हाँ यही सही है। अब आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या? तो ये मैंने आपको बता दिया है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि एंटोनी लेवाज्यू नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना ही हानि होता है ना ही विनाश होता है, इसलिए द्रव्यमान उसका बराबर है, इसलिए हमको संतुलित करना जरूरी होता है। और संतुलित रासायनिक समीकरण से यह भी पता चलता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने परमाणु भाग ले रहे उत्पाद के कितने परमाणु अभिकारक, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। अब दिया फ्रेंड्स निम्न कथनों को रासायनिक 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। चलते हैं हम, तो चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज नंबर 17 पे। यहाँ देखिए 5 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है जिसमें ये भी है वर्ड फॉर्म में है, इसको हमको रासायनिक संकेत के रूप में लिख के संतुलित करना होगा। तो फर्स्ट में दिया फ्रेंड्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे से मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, तो इसका हमको एक रासायनिक समीकरण लिखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो सवाल है ये 5वां नंबर का ए है, 5वां नंबर का ए है। इसमें क्या है? इसमें नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा और बना रहा अमोनिया। तो अमोनिया का पेयर, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये N2 फॉर्म में रहता है, ये N2 फॉर्म में होता है। आप अभी याद रखिए, जैसे H2 है तो ये H2 फॉर्म में होता है। ये H2 इसलिए होता है, 2 गो हाइड्रोजन इसलिए रहता है क्योंकि ये संतुलित रहते हैं। एक गो पर मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 गो क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इसी में संतुलित स्टेबल रहते हैं। तो ये अमोनिया बना, तो इसको हमको संतुलित करना है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 1 गो, तो सबसे पहले यहाँ 2 से गुना करेंगे ताकि नाइट्रोजन का परमाणु बराबर हो। तो नाइट्रोजन 2 गो और नाइट्रोजन 2 बराबर हो गया। यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 गो हुआ, पर यहाँ ऑक्सीजन ये 6 गो कर दिया, तो इधर भी हमको ऑक्सीजन 6 चाहिए, तो यहाँ भी हम 3 से गुना करेंगे ताकि ये हो जाए। ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में यहाँ बन रहा है अमोनिया, यहाँ बन रहा है अमोनिया। तो ये हो गया इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आते हैं बी नंबर पे। बी में दिया है
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला था H2S। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन कर, इसका हम वायु के साथ रिएक्शन कर दहन करवा रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है, तो ये दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो जल बना दे रहे हैं जल लिक्विड फॉर्म में, और सल्फर डाइऑक्साइड बना दे रहे सल्फर डाइऑक्साइड। यही हो गया फ्रेंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हमको रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ देख रहे हैं H2 दूगो, ये वाला मार्कर मैं लेता हूँ, H2 दूगो, H2 संतुलित है फ्रेंड्स, H2 संतुलित है फ्रेंड्स। O2 दूगो, O2 2 और 3 गो, O2 यहाँ 3 गो हो गया। मैंने आपको बताया कि जब भी गुना करेंगे तो इवेन नंबर से गुना करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हम 2 से गुना करेंगे ताकि ऑक्सीजन 4 गो हो जाए। यहाँ देखिए और फिर से गुना करेंगे, H2 2 गो, H2 4 गो, तो H2 फिर यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो, अब हाइड्रोजन 4 गो हो गया। यहाँ देखिए 2 सल्फाइड, सल्फर में गुना हो, सल्फर 2 गो। यहाँ देखिए सल्फर नहीं, सल्फर 2 गो नहीं है, तो यहाँ भी हम 2 से गुना करेंगे ताकि सल्फर ही बराबर है। फिर से चलेंगे, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो, सल्फर 2 गो, सल्फर 2 गो, हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 दूना 4 गो ऑक्सीजन, यहाँ 2 दूना 2, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 गो ऑक्सीजन, तो 4 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन। तो ये भी संतुलित हो गया, जैसे आपको संतुलित करना है। ये जो स्वाभाविक क्रिया हुआ ये संतुलित हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है C नंबर। यहाँ बोल रहा है एल्युमिनियम सल्फेट, यहाँ बोल रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले एल्युमिनियम सल्फेट ही देता है। एल्युमिनियम सल्फेट का मैंने बताया था Al2SO4 होता है। इसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड, BaCl2 रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट बन रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4। तो ये मैंने आपको करके देखा है, कोई ना कर एल्युमिनियम 2 गो है, यहाँ एल्युमिनियम 2 गो लगा देना है, SO4 3 गो है, SO4 3 गो लगा देना है, बेरियम 3 गो, तो यहाँ बेरियम में 3 गो लगा देना है, एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो हो गया, SO4 3 गो हो गया, SO4 3 गो हो गया, बेरियम 3 गो, बेरियम 3 गो, क्लोरीन 6 गो, क्लोरीन 6 गो, ये भी संतुलित हो गया। अब बात है अगले सवाल, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटास हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो आते हैं D नंबर पर, ये देखिए पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। ये रिएक्ट कर रहा है, धातु है, ये जल के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। जहाँ भी हाइड्रोक्साइड आएगा आपको उसके साथ OH लगा देना है और हाइड्रोजन गैस देती है, यहाँ देखिए H2 2 गो, H2 3 गो है। तो यहाँ देखिए यहाँ हम 2 से गुना करेंगे ताकि हाइड्रोजन 4 गो हो जाए। मैंने आपको बार बताया कि जब भी हम संतुलित करेंगे तो इवेन नंबर से गुना करेंगे ताकि वो संख्या जो है उसका पारंग संख्या वो इवेन नंबर में ही रहे, तो यहाँ देखिए 2 2 4 गो, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 4 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन 4 गो हो गया। पोटेशियम 1 गो, यहाँ से 2 गुना है तो यहाँ से भी 2 से गुना के, यहाँ देखिए पोटेशियम 2 गो, यहाँ पोटेशियम 2 गो, ठीक, हाइड्रोजन 4 गो, तो यहाँ 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ 2 गो हाइड्रोजन 4 गो, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 गो, सब ये संतुलित हो गया। तो ये देखिए मेरा 5वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6ठा नंबर पे, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित किए। इसमें भी हमको क्या करना है, इसमें भी हमको संतुलित करना है। चलिए इसको संतुलित करते हैं। अब आ रहे हैं फ्रेंड्स हम 6 नंबर पर। 6 नंबर का ए लिख देते हैं। ए में दिया है HNO3। आपको याद रखना है HNO3 एक नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है और रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, करके बना रहा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल बना रहा। तो हमको क्या करना है, हमको इसको संतुलित करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं संतुलित करने के लिए शुरू से चलते हैं, सभी तत्व को देखते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन 1 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, सॉरी फ्रेंड्स हाइड्रोजन 1 और यहाँ 2, यहाँ देखिए 2, ये 2 गुना हुआ है। मैंने आपको बताया कि इसमें जो 2 गुना हुए, ये 2 ये OH है, मतलब इस ये OH का होल 2 से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु और हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु, मतलब ये 2 जो गुना कर रहा है ये ऑक्सीजन में भी 2 गुना कर रहा है, ये हाइड्रोजन में भी गुना कर रहा है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा देखे तो ये जो 2 गुना कर, ये कैल्शियम में नहीं गुना कर, ये सिर्फ ये जो ब्रैकेट में इसे बना हुआ है ये सिर्फ उसमें गुना कर रहा है, ये सिर्फ उसमें गुना कर रहा है। ये आपको पता, मैंने आपको सब बता दिया है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 1 गो, यहाँ 2 गो हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो 3 गो हो गया और यहाँ हाइड्रोजन 2 ही गो है। तो हाइड्रोजन को हम यहाँ इधर 3 गो और उधर 2 गो, तो इधर हम हाइड्रोजन को 4 बनाते हैं। तो यहाँ हम 2 से गुना करेंगे तो 2 गो हाइड्रोजन और यहाँ 2 गो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 4 गो हो गया। और यहाँ आसानी से 2 लगा देते हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 गो हो गया।
तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ 2 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो। अब चलते हैं, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब चलते हैं नाइट्रोजन की तरफ। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 से गुना करेंगे नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन 2 गो, और यहाँ देखेंगे ये 2 गुना करेंगे नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन में 2 गो, यानी नाइट्रोजन भी जो मेरा संतुलित है। अब चलते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन यहाँ 2 गुना करेगा ऑक्सीजन में, तो यहाँ बन जाएगा ये देखिए 2 जो गुना करेगी ये सब में गुना करेगा, तो 2 गुना करेगा ऑक्सीजन में, तो 2 दिया 6 गो, तो 6 गो ऑक्सीजन यहाँ है, और 2 गुना करेगा ऑक्सीजन यहाँ, माने टोटल 8 गो ऑक्सीजन है। और यहाँ देखते क्या ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 3 दूना 6, यहाँ ये 2 गुना करेगा ऑक्सीजन, देखिए 3 गो यहाँ पहले से है, ये 2 गुना करेगा 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, और ये 2 गुना करेगा इसमें मतलब 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 8 गो, मतलब ऑक्सीजन जो है वो संतुलित है। कैल्शियम 1 गो, कैल्शियम 1 गो, मतलब ये जो अभिक्रिया है ये मेरा संतुलित हो गया है, सब बराबर है। अब चलते हैं अगले बी नंबर पे। बी नंबर पे जो मेरा दिया है, बी में दिया है रिएक्ट कर रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट कर रहा H2SO4 के साथ। अब बना रहा है सोडियम सल्फेट प्लस H2O बना रहा है, H2O। यही जो मेरा अभिक्रिया, और अब इसको हमको क्या करना है, तो इसको हमको संतुलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम 1 गो, यहाँ देखिए सोडियम 2 गो, सोडियम बराबर नहीं है, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो अब देखिए सोडियम बराबर हो गया, सोडियम 2 गो, सोडियम 2 गो, सोडियम बराबर हो गया। अब चलते हैं अगला एलिमेंट ऑक्सीजन की तरफ, सॉरी ऑक्सीजन की तरफ छोड़ देते, सबसे पहले चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। यहाँ देखिए 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 2 गो हाइड्रोजन 4 गो है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 ही गो, इसको में भी 2 गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। देखिए सोडियम 2 गो, सोडियम 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 2 और 2 4 गो, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 से गुना कर रहा है, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ 4, ऑक्सीजन 6 गो, और यहाँ 4 और 2 ऑक्सीजन 6 गो, सल्फर 1 गो, सल्फेट 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 छोड़िए, ऑक्सीजन को छोड़िए, अब सल्फेट देखिए सल्फेट 1 गो, सल्फेट 1 गो, यहाँ से देखिए 2 से ऑक्सीजन 2 गो और ऑक्सीजन 2 गो, ये भी संतुलित है। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। फ्रेंड्स बहुत आसान है, बस आपको सब मेहनत करना है, मैं ऐसे आपको सब करके बता दे रहा हूँ। अब देखिए चलते हैं सेकंड में NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। तो फ्रेंड जो 6 नंबर का सी है वो पहले से ही स्टेबल है, इसमें मुझे स्टेबल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सब तत्व के परमाणु बराबर हैं। और सेकेंड में डी में आइएगा तो डी में बेरियम क्लोराइड H2SO4 रिएक्ट करके BaSO4 और ACl बना रहा है। तो जहाँ आपको HCl दिया उसमें आपको 2 लगा दीजिएगा तो वो संतुलित हो जाएगा। तो ये छोड़ देता हूँ मैं। अब आते हैं 7वां नंबर पर। 7वां नंबर शायद आपको दिक्कत कर सकते हो, इसी में वर्ड में दिया गया है और आपको रासायनिक संकेत में लिख के उसको संतुलित करना है। अब चलते हैं आते हैं 7वां नंबर पर आते हैं। चलिए 7वां नंबर अगली वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक फॉर वाचिंग। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।